हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला का। आज के इस वीडियो में हम लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछे गए गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर 25% क्या है, वृद्धि कर दी जाती है। किसमें? अंकित मूल्य में। लागत मूल्य कितना? 100, अंकित मूल्य कितना? 25% एक्स्ट्रा, यानी 100 की वस्तु पे कितना लिख दिया जाता है? 125 रुपये लिख दिया जाता है। वस्तु कितने की है? 100 रुपये की। 25% की उसमें क्या की गई? वृद्धि। तो इस 100 वाली वस्तु कितने की हो गई? 125 की हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यानी 100 पर कितने की छूट? 4% की। अगर 100 पे 4% की छूट मिलेगी तो 100 वाली वस्तु कितनी की हो जाएगी? 96 रुपये की। लेकिन वस्तु है इस समय कितने की? 125 की। उस पर अंकित कितना कर दिया गया? 125। तो 125 पर 4% की छूट मतलब 96%। तो भाई 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 24 चौका कितना होता है? 96। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। और 24 से गुणा जब आप 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी वस्तु की जो कीमत थी वो कितनी थी? 100 रुपये थी, और जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 120। यानी 100 वाली वस्तु पर कितने का लाभ हुआ? 20 रुपये का। यानी 100 पर जो लाभ है वही तो प्रतिशत है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20%। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 20%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। तीन संख्याओं का योग 392 है। तीन संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 और दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। पहली और दूसरी संख्या, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। उसके बाद कहा गया दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। पहली और दूसरी में 2:3, दूसरी और तीसरी में 5:8। तो हमें क्या है? तीनों का योग दिया है, तो हम इस अनुपात को तीनों को कंबाइन करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई? ऐसे लिखा जाता है, ये 2:3। भाई जी अगर ए है तो ये क्या है? बी, और ये क्या है? बी है तो ये सी है। तो बी के नीचे आप बी लिख दीजिए, मतलब 5। यहाँ पर सी की जगह सी लिख दीजिए, मतलब सॉरी कितना लिख दीजिए? 8 लिख दीजिए। अब अगर आपको तीनों को बनाना है तो इसी 3 को आप उठा के यहाँ लिख दो, जगह भर दीजिए। यहाँ 2 खाली है, 2 के नीचे जगह खाली है, तो 5 को यहाँ लिख दीजिए और कर दीजिए गुणा। तो ये हुआ 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 8 तियाँ 24। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी में जो अनुपात होगा वो होगा 10, 15, 24 का अनुपात। और कहा गया कि इन तीनों का जो योग है वो कितना है? 392 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हुआ? 49। और इस 49 की जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है 392। कितना? 392 दी गई है। अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या 50 है? 49 क्या है? 50 से 1 कम है। अगर मैं इसका 8 गुना करूं, 50 का 8 गुना कितना होगा? 400। और अगर एक जो कम है भाई यहाँ से देखूं तो कितना है? 8 कम है। तो 49 8 कितना हो जाएगा? 392। और पूछा गया है भाई अगर एक की वैल्यू आपकी कितनी है? 8 है। एक की वैल्यू कितनी निकल रही है? 8 निकल रही है। तो पूछा गया है छोटी संख्या कौन सी है? पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 10 है। एक की वैल्यू 8 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 80। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 28। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो वह कौन सी है? आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 9360, ऑप्शन बी है 9960, ऑप्शन सी 9840 और ऑप्शन डी 9620। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है,
तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा नन ऑफ दी। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और नहीं तो आप इंतजार कीजिए, मैं भी कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है, तो सबसे पहली बात है कि वो इनसे विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए, संख्याओं से जो संख्या विभाजित होती है वह कहलाती है संख्या का लासा, और जो मासा होता है वो संख्याओं को विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 24, 30 और 36। इनसे जो संख्या विभाजित होगी वो कौन सी होगी? इनका लासा होगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रश्न नंबर 28 के अंतर्गत आप पहले 24, 30 और 36 का निकालिए लासा। कितने का? 24, 30 और 36 का लासा निकालिए। अब लासा निकालें तो क्या आएगा भाई? देखो, छोटी संख्या से काटना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपका एक ही संख्या से सारी संख्या कट रही है तो आप बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं पहली बार में। अगर सब नहीं कटे तो छोटी से ही काटिए। तो देखिए, मैं 6 से काटूं तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। इसके बाद देखिए, सब संख्या एक संख्या से नहीं कटेंगी, तो मैं छोटी संख्या से काटूंगा। किससे काटूं? 2 से। 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए। 2 3 6। आप गुणा कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा? 6 दूनी 12। देखो, सब संख्या क्या है? अलग अलग है, और तीनों संख्या क्या है? अभाज्य हैं, तो गुणनखंड इसके नहीं होंगे। तो 6 दूनी कितना हुआ? 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 और 120 तियाँ कितना हो गया? 360। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जो लासा होगा कितना होगा? 360 होगा। यानी जो भी संख्या होगी वो 360 का ही गुणांक होगी, जो तीनों संख्याओं से कटेगी, या तो वो 360 या 360 का कोई गुणांक। और कहा गया है संख्या क्या होनी चाहिए? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो आप क्या कीजिए, 360 को किसके पास ले जाइए? 9999 के पास। नहीं ले जा सकते तो आप क्या कीजिए, 9999 को 360 से कर दीजिए भाग। तो भाई 360 का दुगना 720, 2 बार, तो कितना लिखेंगे हम? 720 लिखेंगे। घटाएंगे, कितना बचा? 9। 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7, और 9 में 7 गया तो बचा 2। यहाँ कितना हुआ? 9। अब ये देखिए कितना है? 700 के आसपास है। भाई इसका दुगना लूँ या फिर गुणा करूँ, तो मैंने मान लिया इसका दुगना कितना है? 7 है, और इसे फिर 7 से भाग करके देखो। 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 8 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए? 7 बार कीजिए। 7 की गुणा 0 से करोगे, 0 हुआ। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 तियाँ 21 और 4 25। आप घटाइए, कितना हुआ? 9। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 5 गया 2, यानी ये 279 एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होता तो संख्या क्या होती? 360 से विभाजित होती। तो इसे हम इसमें से घटा देंगे, और 9999 में से आप 279 को घटा दीजिए, और भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 9 का रहा 9। तो 9720 वह संख्या होगी जो 24, 30 और 36 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणांक 10 और 5 है, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा? तो देखिए, मानक विचलन बहुत इजीली निकल जाता है। आप दोनों संख्याओं की क्या है? गुणा कर दीजिए, और भाई आपका आंसर होगा। आप दोनों संख्याओं क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 10 गुणा 5 मतलब हुआ 50। तो आपका मानक विचलन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। यदि x² प्लस 1/x² बराबर 23 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों में जब स्क्वायर हो रहा हो तो हम सीधे ही मान निकालने के लिए क्या करते हैं? एक फार्मूला आपका लग जाता है a² - 2, a² - 2। और आपको अगर यदि ये याद नहीं है तो आप इसे a + v के होल स्क्वायर के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी है? 23 है। a की वैल्यू कितनी है? 23 है। आप 23 का कीजिए स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। तो ये कितना हुआ? 23 का स्क्वायर, मैंने बढ़ाया भी है।
23 का स्क्वायर करोगे तो 3 दिया 9, तीनों गुणा कर दीजिए, 2 3 या 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 क्या होता है 23 का स्क्वायर होता है। आप उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो हो गया 527। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 527 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा 527 ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। यदि वर्ष के अंत में 610 रुपये का लाभ हो तो संदीप को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 410, 380, 400 और 360। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक है सुरेश, कौन है सुरेश है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है संदीप है। तो साझेदारी के प्रश्न है, आराम से हल कीजिए। तो देखिए अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 5,000 रुपये लगा रहा है और वो 5 महीने के लिए लगा रहा है, तो प्रत्येक महीने के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 रुपये की राशि 5 महीने में कितनी हो गई 25,000 हो गई। कितनी हो गई 25,000। तो सुरेश ने लगाए हैं 5 माह के लिए और कितने 5,000, तो इसकी राशि हो गई 25,000। कितनी हो गई 25,000। भाई एक महीने की 5 तो 5 महीने में कितने हो गए 25,000। दूसरा है संदीप जिसने 6 माह की लगाए और कितने लगाए 6,000 रुपये, तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी 6,000 गुणा 6 मतलब 36,000। कितना हुआ 36,000। तो देखिए जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा वो लाभ भी उतना ज़्यादा ही लेगा। और अनुपात में इसे तोड़ें तो देखिए यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो सुरेश और संदीप में जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना हो गया 25:36 का। 25 और 36 का आप योग कीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 61 हो जाएगा। कितना 61, और इस 61 की वैल्यू आपको दी गई है 610। भाई जो उनका लाभ है वो कितना है 610 रुपये। तो देखिए 61 की वैल्यू 610, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 61 एकम 61 और 61 × 610। 1 की वैल्यू कितनी है 10। पूछा गया है संदीप को कितना मिलेगा। तो भाई संदीप का भाग कितना है 36 है। संदीप भाग कितना है 36, सुरेश का भाग कितना है 25। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 36 की वैल्यू कितनी हो गई 360 रुपये। कितनी हो गई 360। तो संदीप को कितने रुपए मिलेंगे 360 मिलेंगे, और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो वह छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी या छोटी संख्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 90 और ऑप्शन डी है 45। तो देखिए संख्याएं दी होती तो प्रत्येक संख्या में संख्या का मासा शामिल रहता है। प्रत्येक संख्या में संख्या का मासा शामिल रहता है। तो अगर मैं देखूं तो जो अनुपात है वो है 3:5। तो संख्या पहली हो जाएगी 3x, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 5x, क्योंकि जो मासा हमने माना मासा कितना है x है, जो गुणांक है वो कितना है x है, और इन दोनों का जो लासा है, लासा क्या है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो भाई ये कितना हुआ 3x और 5x, ये 2 संख्याएं हैं। आप इनका लासा निकालोगे तो भाई दोनों का लासा कितना आएगा 3 × 5 × x, और जो ये है इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 300। वैल्यू कितनी है 300 है। लासा की वैल्यू कितनी है 300। लासा की वैल्यू 300 है, तो 5 3 कितना हुआ 15 और 15 दूनी 30 कितना हुआ 20, यानी x की वैल्यू कितनी है 20 है। x की वैल्यू कितनी है 20 है। तो आपसे पूछा गया छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है 3x, बड़ी संख्या 5x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 20 यानी 60। कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 60। आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहीं करवा देते हैं आपके लिए, प्रश्न नंबर 33, उसके बाद रफ करेंगे। प्रश्न भी लिख देता हूँ, छोटा सा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप मौके करेंगे तो इजीली कर लेंगे। 15,612 प्लस √154 प्लस √253
25। तो देखिए अगर आपको वर्ग याद हैं तो जो ये संख्या है ना, इससे अगला जो वर्ग होता है, इससे अगला जो वर्ग होगा प्लस है, तो इसमें कुछ जोड़ोगे तो संख्या आगे बढ़ेगी, तो इससे अगली कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग है वही आंसर होगी। नहीं है तो आप देखिए 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो 225 का क्या निकलना है? वर्गमूल का चिन्ह लगाए तो वर्गमूल निकलेगा। 225 का वर्गमूल हुआ 15। इस 15 को आप किस में जोड़ दीजिए? प्लस का साइन है तो 154 में। जैसे ही आप इसे 154 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 169। कितना हो जाएगा? 169। 169 पर भी क्या है? ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। 13 को आप क्या है इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा? 15,625। और 15,625 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह का इस संख्याओं के जो पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्गमूल निकालने के मेथड को सीख सकते हैं, बहुत आसानी से निकल आएगा। और नहीं है तो आप देखिए जिस संख्या के लास्ट में कितना हो? 5 हो और हम जोड़ा बनाते हैं 2 का, तो 25 और 156 के 2 जोड़े बना दीजिए और इसको निकालिए। तो यहाँ पे कितना है? अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो क्या होना चाहिए? 5। और 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 144। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 125। तो ये संख्या कौन सी होगी? 125 होगी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 125। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 125 हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न मैंने आपको कराए भी हैं, तो आप वर्गमूल टॉपिक के अंतर्गत इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। n, n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत क्या होगा? तो औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं। तो पहले आप इसका योग कीजिए, मतलब इन्हें हमें क्या जोड़ना है। जब हम इन्हें जोड़ें तो सबके बीच में चिन्ह किसका होगा? प्लस का होगा। तो जोड़िए, देखो n 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना हो गया? 6n हो गया। प्लस 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 15। और पद कितने हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जोड़ को जो पद हैं उनकी संख्या से भाग कर दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो अगर आपको इसे हल करना है तो आप क्या करिए? अलग अलग करके चाहे भाग कर लीजिए, चाहे एक साथ भाग कर लीजिए। अलग करके भाग करोगे तो क्या आएगा? देखो 6n/6 प्लस 15/6। देखो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ कट करोगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो कितना बचा? n + 5/2। तो ये क्या हुआ? आपका औसत हो गया। तो आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, n + 5/2। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ? n + 5/2। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 14। तो देखिए अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या होगी? अगर हम मान लिया जाए, हम भिन्न ले लें x/y, ये हमारी भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। और कहा गया अगर भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, यानी जो ये भिन्न है इसके हर में, यानी x/y, तो इसका अंश क्या होगा? 2, हर क्या होगा? y। तो अगर y में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न आपकी हो जाती है 1/2। भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। दूसरी तरफ कहा गया अगर इसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है, यानी x में क्या है? 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है? 1। अगर हर में जोड़ा तो 1/2, अंश में जोड़ा तो 1। अब अगर इसे हल करो तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी गुणा इससे होगी तो कितना हो गया? 2x। y की गुणा y + 1 की गुणा 1 से करो तो कितना आएगा? y + 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? x + 1 और y की गुणा 1 से करो तो कितना रह जाएगा? y। अगर मैं वैल्यू को हल करूँ तो y इधर दिया है,
बाई कोई मान निकाल लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस का 1 है, किसका हो जाएगा माइनस का 1, बराबर कितना हो गया बाई। इसे देखो तो यहाँ कितना है, इसे तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 है, यहाँ पे कितना है आपका x प्लस 1 इक्वल टू बाई। अगर हम इसे हल करें तो अगर जोड़ोगे, क्या कर दो जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 2x और x कितना हुआ 3x, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 ये तो कैंसिल हो गया दोनों, बराबर कितना होगा 1 और 1 2 बाई, 1 और 1 2 बाई। अगर इसे हल करो तो x अपॉन बाई, भाई x अपॉन बाई की वैल्यू का, तो x के साथ में जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, और जो ये बाई नीचे आया तो ये 2 कहाँ है ऊपर रह जाएगा। तो भिन्न क्या हो गई x अपॉन बाई का मान कितना हुआ 2/3, तो भिन्न आपकी कितनी है 2/3 है, तो 2 क्या है आपका क्या है अंश, और हर कितना है 3 है। तो कहा गया है कि उसके अंश और हर का योग कितना होगा, तो 2 और 3 का योग कितना हुआ 5, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5। आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, और जल के मिश्रण हैं जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े से बड़े स्केल की बात करता है तो संख्याओं को आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा, क्योंकि उस मानक से उन संख्याओं को विभाजित करवा रहे हैं ना। अगर आप टैंक के पानी को नापो तो क्या पूरा पूरा नापना चाहिए, मतलब जो मात्रा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है। तो ऐसे मानक को पूछा गया है तो आपको क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। तो आपको संख्याएं दी गई हैं, एक है 403, दूसरी है 434 और तीसरी है 465। तो देखिए अगर इस तरह के प्रश्न हैं और बड़ी संख्याएं, तो देखिए आप मासा निकालते हो तो पहली चीज़ आप नोटिस कीजिए, अगर संख्याओं में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना तो पहले उससे नोटिस कीजिए। कुछ डिफरेंस ही गुणांक के रूप में, मासा के रूप में हो सकता है। अगर आप यहाँ देखें तो अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 31 का, और वही अंतर आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा कितने का है, 31 का है। तो यहाँ 99% मैं कह सकता हूँ कि इसका मासा कितना होगा, 31 ही होगा, 31 ही होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 62 होता भाई, अगर अंतर दुगना होता, अगर यहाँ 62 होता या 93 होता तब भी मासा कितना होता, 31 ही होता। तो आप पहले अंतर को देखिए, तो इससे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मासा आपका आसानी से निकल आएगा। और नहीं तो आप निकालिए, देखिए कैसे निकालते हैं। 403 से आपको भाग करनी है 434 के लिए, किसे भाग करनी है 434 को भाग करनी है, तो कितना आएगा 403 एकम 403, घटाओ कितना बचा 1, और ये कितना हुआ 31। 31 से भाग कीजिए 403 के लिए, 31 एकम 31, आपका कितना बचा 9, कितना हुआ 93, 31 तियाँ 93। तो सबसे अंत में किससे कटा, 31 से कटा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा 31। और 31 लीटर का ही वह माप होगा जो सभी को पूर्णतः बांटेगा या पूर्णतः माप सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बी यानी 31 आंसर सही होगा, 31 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, कि 20% के बराबर है। अगर देखी जाए हमसे पूछा गया मिठाइयों की संख्या कितनी है, मिठाइयों की संख्या, तो अगर हम मिठाई मान लें, क्या चीज़, जो मिठाई मिली है ना उसकी संख्या हम मान लें क्या x, उसकी संख्या क्या मान लें x मान लें, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अगर वो 20% है, क्या है 20%,
बच्चों की जो संख्या है ना, उसका जो 20% है वो क्या है, मिठाई की संख्या है। और मिठाई कितनी है, x है। तो यहाँ बच्चों की हम संख्या निकालें तो कितनी हो जाएगी, बच्चों की संख्या, भाई ये यहाँ चला जाएगा तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितनी हो गई, 5x हो गई। यानी बच्चों की संख्या 5x और एक बच्चों को मिली मिठाई कितनी है, x है। तो इसकी जो संख्या वो कितनी है, 720। कुल मिठाई कितनी है, 720 है। अगर बच्चे 5x हैं और प्रत्येक बच्चे को मिठाई की संख्या कितनी मिल रही है, x मिल रही है, तो इनका गुणनफल कितना होगा, 720 होगा। तो देखिए 5x गुणा x बराबर 720। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 144। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो x क्या है, मिठाइयों की संख्या। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिल रही है, 12 मिठाई मिल रही है। कितनी मिल रही है, 12। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 12। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो देखिए 512 की बात करें, बड़ा सरल सा प्रश्न दिया है। 512 क्या है, ये तो पहले से ही 8 का घन है। किसका घन है, 8 का घन है। तो अगर मान लो कोई घन संख्या दी है और उसे गुणा करके कुछ नया घन बनाना है, तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या है, किसी घन संख्या से ही गुणा करनी पड़ेगी। किसी घन संख्या से गुणा करोगे तभी पूर्ण घन बनेगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7। तो घन संख्या कौन सी है, 8 है। कौन सी है, 8। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो आंसर भी हमारा कितना होगा, 8 ही होगा। कितना होगा, 8, क्योंकि 8 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। इसके टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, मतलब जोड़ा पूरा रहेगा। बाकी किसी संख्या को अगर आप गुणा कर दोगे तो वो घन नहीं बनाएगी। क्यों, क्योंकि 512 खुद ही एक पूर्ण घन संख्या है। और पूर्ण घन संख्या नहीं होती तो गुणनखंड विधि से हम उसके टुकड़े करते, यानी गुणनखंड बनाते और उसके बाद जोड़े बनाकर देखते कि किससे गुणा करनी है। तो 38 का आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। अगला प्रश्न नंबर 39। कह रहा है 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अरे भाई काम क्या होगा, दिनों और कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या गुणनफल होगा। तो पहले 36 आदमी 18 दिन काम कर रहे हैं, तो काम कितना हुआ, 36 गुणा 18। उसके बाद क्या है, 27 व्यक्ति उसी कार्य को, तो दिन नहीं दिए तो दिन को x ले लीजिए, यानी कि 36 गुणा 18 ये काम है। काम तब भी उतना ही रहेगा जब व्यक्ति चेंज हो जाए। 27 व्यक्ति हैं, दिन नहीं है, तो दिन को क्या ले लीजिए, x। हल कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना हुआ 12, 12 तियाँ 36, तो 12 दूनी कितना हुआ 24। तो कितने दिन लगेंगे, 24, यानी x की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो दिनों की संख्या कितनी है, 24। तो कितने दिन लगेंगे काम को पूरा करने में, 24 दिन लगेंगे। भाई हमने पहले 36 आदमी तो 18 दिन लग रहे थे, दिन कम लग रहे हैं, आदमी ज़्यादा है। बाद में क्या 27 आदमी कर दिए, दिन बढ़ गए। अगला है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। देखिए जो दर है जो निश्चित है पहले से, तो उस पर तो जो लाभ प्राप्त होना वो होना ही होना है। अब कहा गया कि दर को कितना 30% बढ़ा 3% बढ़ा दिया जाता तो कितने मिलते, 300 रुपये अधिक मिलते। यानी जो दर बढ़ी है ना, उसी से तो 300 रुपये मिले हैं। दर बढ़ी है, दर बढ़ी तो 300 रुपये अधिक बढ़े, अगर दर घटती तो पैसे घट जाते। तो जो 3% है ना, उसी की वैल्यू तो है कितनी, 300। कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। तो 3% जो दर है कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो अगर इसकी बात करूं तो कितना हो गया, 6%। कितना हो, अरे 3% 2 साल के लिए 6% हो गया। और इस 6% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 300 दी है। कितनी है, 300। यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 300। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 6 पंजे 30 यानी 50। तो 100 की वैल्यू कितनी हुई, 5000। तो आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी राशि,
राशि आपकी हो जाएगी 5000। तो ऐसे प्रश्नों को आप फार्मूला मत लगाइए, नॉर्मली कीजिए, बड़े इजीली हो जाते हैं। अब ऐसा मत करना कोई संख्या मानो, दर मानो, उसके बाद उसे हल करो। दिया है अगर दर बढ़ रही है तो बढ़ी हुई दर को ही ले लीजिए, दर घट रही है तो उस घटी हुई दर को ही ले लीजिए, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपये मिले, तब ए को कितना भाग मिला हुआ। देखिए यहाँ पर सी को रुपए दिए गए हैं, बाकी ए और बी को लाभ का भाग दिया गया है। तो आप क्या है, तीनों को भिन्न के रूप में बनाइए, यानी भाग के रूप में बनाइए। तो देखो इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो ए, बी और सी तीन हिस्सेदार हैं। पहले को मिल रहा है 3 में से 1, दूसरे को मिल रहा है 4 में से 1। अगर मैं इन दोनों का काम देखूं तो टोटल काम कितना हुआ, 12, 3 चौक 12। 12 अगर काम है तो ए को कितना हिस्सा मिला, ए को मिला 4, बी को कितना मिला 3 और सी को कितना मिला होगा। भाई अगर टोटल काम कितना है 12 है, टोटल काम कितना है 12, तो भाई अगर ए को मिला 4, बी को कितना मिला 3, तो 4 और 3 7, तो सी को कितना मिला होगा 5, सी को कितना मिला होगा 5 मिला होगा। तो आप इस तरह से प्रश्नों कीजिए और घटा के मत कीजिएगा, आपको टाइम लगेगा। भाई मैंने क्या 1/3 फिर से समझाता हूँ, देखो आपको फिर से समझाता हूँ क्या है। 1/3 मिला ए को, बी को मिला 1/4 और सी को दिए पैसे। तो देखिए टोटल काम मैं इनका लासा के हिसाब से निकालूँ तो 3 चौक 12, टोटल काम कितना हुआ 12, तो सी को 12 में से मिला होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ए को कितने मिले होंगे, इन दोनों को हल करो तो कितना हुआ 4, बी को कितना मिला होगा 3, तो सी को कितना मिला होगा 4 और 3 7, तो इससे कितना मिला होगा 5, क्योंकि टोटल काम कितना है 12। अगर सी को 5 मिला, 12 में से कितना मिला 5, सी को अगर टोटल पैसा 12 था उसमें से 5 मिला और इस 5 की वैल्यू कितनी है 5000 है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000, 1 की वैल्यू कितनी हुई 1000 हुई। तो टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम हुई 12000 रुपये। कितनी हुई 12000 रुपये, टोटल इनकम कितनी हुई 12000 रुपये। तो क्या यही कहा गया, तो ए को कितना लाभ मिला, ए को कितना लाभ मिला। अरे भाई मैं इस टोटल निकाल दी, फालतू निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए एक की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो ए को कितना मिला है 4 मिला है ना। जब एक की वैल्यू 1000 तो 4 की वैल्यू कितनी हुई 4000, कितनी हुई 4000। तो ए को कितने मिले होंगे, ए को आपके मिले हैं 4000 रुपये, ए को मिले 4000, बी को मिले 3000, 4 और 3 7000, तो सी को कितना मिला 5000। और टोटल अगर लाभ की बात की जाए तो कितना हुआ 12000। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, करा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी हो। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी हो। तो देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणा भुजा, ये होता है इसका फार्मूला। तो √3 का √3 ही रहने दीजिए बटे 2, और जो भुजा है उसकी लंबाई आपको दी है 4 सेमी, हल करोगे तो 2 दूनी 4, तो ऊंचाई कितनी हो गई 2√3 सेमी, 2√3 सेमी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2√3 सेमी। तो 42वें प्रश्न का उत्तर कितना होगा 2√3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेमी, 40 सेमी तथा 45 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो देखिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी जाएं तो फार्मूला आपका कौन सा लगता है, अर्ध परिमाप वाला फार्मूला लगता है। तो अर्ध परिमाप को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और एस बराबर होता है a + b + c बटे 2, यानी ए बी सी क्या तीनों भुजाएं हैं। तीनों भुजाएं आपकी दी गई हैं 35 40 45, कितनी है 35 40 और 45 बटे 2। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा आपका 40 35 80 40 120 बटे 2, यानी एस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अर्ध परिमाप आपका कितना हो गया 60 हो गया।
क्षेत्रफल की बात की जाए मतलब एरिया, तो एरिया बराबर आपका होता है एस माइनस बी एस माइनस सी। अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। ठीक है, अब वैल्यू लगा दीजिए। भाई एस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में लिखना है, तो देखो एस की वैल्यू कितनी है 60। दूसरे पद में 60 में से पहली भुजा घटानी, तो 60 में से 35 घटा दीजिए, 60 में से 35 घटा दीजिए, कितना बचा 25 बचा। 60 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचा 20 बचा। और 60 में से 45 घटा दीजिए, कितना बचा 15। अब आप इसके टुकड़े कर लीजिए, गुणा करके वर्गमूल निकालना, पहले टुकड़े बनाओ, हो सकता है कि आसानी से आपका वर्गमूल निकल आए। देखो यहाँ 15 दिया है ना, तो मैं इसे क्या कर लूँ 60 को कर सकता हूँ ना, 15 चौका 60। 25 को क्या कर सकता हूँ 5 गुणा 5। 20 को क्या कर सकता हूँ, देखो 4 यहाँ मेरे पास है, तो इसे क्या कर सकता हूँ 4 गुणा 5। और 15 को क्या कर सकता हूँ, सॉरी 15 मैंने पहले ही लिख लिया था ना, तो इसके टुकड़े नहीं करूँगा, पूरा 15 रहना। अब देखो जोड़ा किसका बना, देखो एक तो आपका 15 का जोड़ा बन गया, दूसरा देखो 4 का भी आपका जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा बन गया, 4 का। उसके बाद देखिए ये 5 का भी आपका एक जोड़ा बन गया। उसके बाद ये संख्या बची ना, ये रह गया, ये जोड़े में नहीं है, तो ये अंडर रूट में ही 5 रहेगा। देखो 15 चौका 60 और 6 पंजे 300, कितना हुआ 300। और ये क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 का आप मान लगाइए, तो कितना आ जाएगा 2.87 के आसपास आएगा, 2.87 के आसपास आएगा। तो आप इसी गुणा कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 43 है उसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 670.82 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी कितनी है, ऑप्शन ए है 1800 किलोमीटर, ऑप्शन बी 480 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 800 किलोमीटर। चलिए प्रारंभ करते हैं। रघु ने हवाई जहाज से जो यात्रा की है वह उसकी कुल यात्रा का कितनी है 2/5 है। यानी उसने अगर कुल 5 यूनिट यात्रा की, तो उसमें जो 2 यूनिट यात्रा की है वो किससे की है, हवाई जहाज से। और जो हवाई जहाज से की है यात्रा वो कितनी है 1200, कितनी है 1200। कुल यात्रा का 2/5, यानी कुल यात्रा 5 है, तो उसमें से 2 भाग उसने यात्रा किससे की, हवाई जहाज से की। और वो कितनी है 1200, तो 2 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 600, तो 1 की वैल्यू 600, तो कुल यात्रा कितनी हुई 5 गुणा 600, यानी कितनी होगी कुल यात्रा होगी कितनी 3000 किलोमीटर। कुल यात्रा कितनी हुई 3000 किलोमीटर अगर हमसे पूछी जाती तो। फिलहाल में निकाला। अगला कहा है कि उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग किससे करा, कार द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा। अब देखिए अगर कुल यात्रा कितनी है 3000 है, कुल यात्रा कितनी है 3000, और उसमें से 1/3 कार से की है, यानी 3 में से 1 कर ली कार से। 3 में से जो 1 यात्रा वो कार से की है, तो 3 में से जो 2 यात्रा होगी, यानी 2/3 भाग जो होगा वो किससे किया होगा, रेलगाड़ी से। चलिए उसने कुल यात्रा का 1/3, भाई अगर 3000 का 1/3 निकालो तो कितना निकला, देखो 3000 का 1/3, यानी ये जो है 1200 वो किससे थी, वो थी आपकी हवाई जहाज से। 1/3 किससे कर रहा है, कार से, तो 3 से 3 कट गया, कितना रह गया 1000। तो 1000 जो किलोमीटर है वो क्या है, वो कार से तय की उसने। अब कह रहा है उसके बाद जो शेष यात्रा है वो किससे की, रेलगाड़ी से। तो देखो 1000 कार से, 1200 किससे, हवाई जहाज से की। तो कुल यात्रा कार और हवाई जहाज से किसने की है, मतलब कितनी हो गई
वो हो गई आपकी 2200 किलोमीटर। तो शेष जो बची, शेष कितनी रह गई भाई, अगर 3000 कुल थी उसमें से 2200 यात्रा उसने कार और हवाई जहाज से की है, तो शेष बची कितनी, 800 किलोमीटर। और जो 800 किलोमीटर है वही किसकी है, रेलगाड़ी द्वारा। कितनी, रेलगाड़ी द्वारा उसने कितनी यात्रा की है, 800 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा की है। कैसे किया, कह रहा 2/5 हवाई जहाज से, तो 2 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 600। कुल यात्रा कितनी हो गई, 3000 किलोमीटर। कुल यात्रा का 1/3 यानी 1000 किलोमीटर, वो सॉरी 1000 किलोमीटर किससे की, कार से। 1200 किससे की, हवाई जहाज से। तो 1000 और 1200 कितनी हो गई, 2200 किलोमीटर। तो 2200 किलोमीटर क्या हो गया, किससे की है, कार और हवाई जहाज से। बाकी 3000 में से निकाल दीजिए, कितनी बची, 800। तो 800 किससे की, रेलगाड़ी से। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया, 5, 12, 6, 18, 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1 की माध्यिका क्या होगी। और माध्यिका क्या होती है, बहुत सरल सा प्रश्न है। आपको जो सीक्वेंस दी है ना, उस सीक्वेंस को आप या तो घटते क्रम में लिख दीजिए या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। किसमें, या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। और जो बीच का पद होगा वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। वही आपका माध्यिका होगी, जो बीच वाली संख्या होगी। अगर बीच में मान लो 2 संख्या आ रही हैं, तो दोनों को, जो बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। अगर बीच में एक संख्या आ रही है तो वही माध्यिका होगी। अगर बीच में 2, जैसे 6 है तो बीच में कोई संख्या नहीं होगी, तो जो बीच में 2 संख्या होंगी ना, उन्हें जोड़ के आधा कर दीजिए, वो आपका माध्यिका हो जाएगा। तो आंकड़ा आपके पास दिया है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे किसे, 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 5 दिया है, 5 आपको 2 बार दिया है, फिर 2 बार आपको 6 भी दिया है, 2 बार 6 दिया है, फिर आपको दिया गया है 7, 7 के बाद आपको दिया गया 12, फिर पुनः 12 दिया गया है, सॉरी 7 के बाद आपको दिया गया है 8, 7 के बाद 8 दिया गया है, और 8 के बाद आपको 2 बार 12 दिया गया है। कुल संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई एक संख्या छूट रही है, 5 आपका 3 बार है, सॉरी 5 कितने बार है, 5 आपका 3 बार है। तो बीच में संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 11 संख्या, तो बीच में संख्या कौन सी होगी, छठी संख्या बीच में होगी। छठी संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो छठी संख्या कौन सी है, 6 है। तो 6 ही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। छठी संख्या क्या है, 6 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6। तो आपकी माध्यिका कितनी होगी, 6 होगी। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप देखिए, अगर मैं इस हिसाब से देखूं 3, 4, 5, तो देखा जाए 3 ऊंचाई होगी, 4 आधार होगा, तो 5 क्या होगा, विकर्ण होगा। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये होगी 3x, ये हो गई 4x और ये हो गया 5x। ये तो आपका त्रिभुज बनेगा। अब कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 216 किलोमीटर है, 216 वर्ग सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना 4x, ऊंचाई कितनी 3x। हल करो तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, कितना हुआ 3 दूनी 6, 6x²। और इस 6x² की वैल्यू आपको दी गई थी 216। 216 को 6 से काटो, कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 6 36, यानी x² की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 6। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो आप भुजाओं की बात करो तो जो पहली भुजा कितनी हो गई, 6 3 18, दूसरी हो गई, ये हो जाएगी 6 5 30, तीसरी भुजा 6 चौक 24। अरे परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़।
यानी जो बाउंड्री होती है वही आपकी परिमाप कहलाती है। सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा परिमाप। 4 और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, कितना हो गया 72 सेमी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 72 सेमी। तो प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा 72 सेमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, दो संख्याओं का लासा 520, उनका मासा 4, यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फार्मूला होता है एल लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है फार्मूला। तो देखिए लासा आपको दिया गया कितना 520, मासा दिया गया 4, पहली संख्या दी गई 52 और दूसरी संख्या नहीं पता तो x लिख दीजिए। 52 से 52 गया कट, कितना बचा 10, 10 चौक 40, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 40 हो गई। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 40। तो प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए सही है 40। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है बहुलक। कहलाता है बहुलक कहलाता है। बारंबारता में जो संख्या बार बार आती है उसे क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। तो 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा बहुलक। क्या होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा बहुलक। अगला है 49, प्रश्न नंबर 49 में कहा गया किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। 15 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो यानी उनका योग कितना होगा 15 15 225। उनका योग कितना होगा उम्र का 225 हो जाएगा। आगे कह रहा है उनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 14 है। 15 में से पहले जो 5 हैं उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। तो 14 पंजी कितना हुआ 70, यानी जो शुरू के 5 बच्चे हैं उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। जो अन्य 9 हैं उनकी औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। तो 16 नेमा कितना हुआ 144। लेकिन बच्चे देखिए यहाँ पर 15 बच्चे हैं तो उनकी आयु का योग कितना है 225। यहाँ 5 और 9 कितने हुए 14 ही बच्चे तो हो रहे हैं, यानी एक बच्चा छूटा हुआ है तो उसकी आयु एक्स्ट्रा होगी। तो यहाँ कितना हो गया जी 4 7 4 11 का 1 हासिल 1 214, यानी 14 जो बच्चे हैं उनकी आयु का योग कितना है 214 है और 15 बच्चों की आयु का योग कितना है 225 है। तो कहा गया जो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है। तो जो 15वां विद्यार्थी जो बच्चा है उसकी आयु कितनी होगी भाई 225 में से 214 घटा दीजिए। 225 माइनस 214 कितना बचा 11 वर्ष। तो यानी जो 15वां बच्चा होगा उसकी आयु कितनी होगी 11 वर्ष होगी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 11 वर्ष। अगला प्रश्न है यही कराते हैं, छोटा लिखेंगे थोड़ा। करा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 500 वर्ग सेमी है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर विकर्ण की बात हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना 500, 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया गया है आपको 25 सेमी, दूसरा आपसे पूछा है तो उसे d लिख दीजिए या d2 छोड़ दीजिए। हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 25 दूनी 50 कितना हुआ 20 और 20 की गुणा जब इस नीचे वाले 2 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो दूसरा जो d होगा या दूसरा डायगोनल होगा दूसरा विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आज मैंने प्रथम प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछे गए गणित के 25 प्रश्नों को हल किया है। अगले प्रैक्टिस सेट में हम अन्य प्रश्नों को हल करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लेखपाल परीक्षा को एक अच्छे आयाम तक ले जाइए। धन्यवाद।